हेलो बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने आवेशों को उत्पन्न करने की विधियां यानी चार्जिंग मेथड पढ़े थे। आज अपन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे यानी आवेशों के गुणधर्म पढ़ेंगे। आपके कोर्स के अंदर आवेश के टोटल 4 गुणधर्म है। पहला गुणधर्म दिया गया है विद्युत आवेश की योज्यता। सही से समझना, इनमें से एक छोटा एक सवाल बनता है एग्जाम में। विद्युत आवेश की योज्यता, इसको अपन परिभाषा के तौर पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी निकाय, किसी सिस्टम या किसी तंत्र में उपस्थित कुल आवेशों की संख्या उसके सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होती है। बात समझ में आई होगी आपको, वापस से समझ लेना। मान लेते हैं अपन कोई आपके पास में पिंड दिया गया है या इसी पिंड को एक सिस्टम बोला जा सकता है, इस तंत्र बोला जा सकता है। तो इस पिंड के अंदर मान लेते हैं अपन प्रोटॉन यानी धनावेशों की संख्या है Pe और ऋण आवेशों की संख्या अपन लिख देते हैं Ne। तो अपन को ज्ञात करना है कि इस पर टोटल चार्ज कितना है। तो अभी परिभाषा के तौर पर अपन ने क्या पढ़ा, परिभाषा देखो इसकी, इस पूरे को अपन ने बोल दिया सिस्टम या फिर अपन बोल देते हैं इसको निकाय। समझना, किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेशों की संख्या उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होती है। यानी इस निकाय का आपको अगर टोटल चार्ज ज्ञात करना है तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, प्लस का Pe प्लस माइनस का Ne। नेगेटिव चार्ज को अपन ने माइनस से प्रदर्शित किया है और पॉजिटिव चार्ज को अपन ने प्लस से प्रदर्शित किया है। यानी ये धनावेशों की संख्या है और ये ऋणावेशों की संख्या है। जहां पर E जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम के बराबर होता है और धनावेश यानी प्रोटॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। आवेश के मान सेम होते हैं बट एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों में अपने पास में देखो E आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा P और यहाँ पर बचेगा N। तो ये आपके पास में इस निकाय के कुल आवेशों की संख्या होगी, यानी इनके अलग अलग बीजीय योग के बराबर हो गया आपके पास में। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मान नेगेटिव चार्ज से अधिक को प्रदर्शित करता है। दूसरी चीज ये कि यदि पॉजिटिव चार्ज का मान नेगेटिव चार्ज से ज्यादा है यानी धनावेशों की संख्या ऋणावेशों से ज्यादा है तो वो निकाय धनावेशित होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज का मान जाता है पॉजिटिव चार्ज से तो वो निकाय ऋणावेशित होता है। लास्ट पॉइंट महत्वपूर्ण आता है, यदि दोनों की संख्या बराबर हो यानी धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या दोनों बराबर हो तो ध्यान रखो कि जब इसका बीजीय योग किया जाएगा तो आपको बीजीय योग शून्य यानी उस निकाय का कुल आवेश शून्य प्राप्त होगा। यदि निकाय का कुल आवेश शून्य प्राप्त होता है तो वो निकाय आपका उदासीन निकाय कहलाता है। वो निकाय आपका उदासीन निकाय कहलाता है जिसके अंदर ऋणावेशों की संख्या और धनावेशों की संख्या दोनों बराबर होती है। क्यों? जैसे आपके पास में पॉजिटिव चार्जों की संख्या 50 है और नेगेटिव चार्ज की संख्या भी आपके पास में 50 है। नेगेटिव को माइनस से लेके चलेंगे तो 50 में से 50 गए तो आपको 0 प्राप्त हो जाए। तो कुल आवेश आपको शून्य प्राप्त होता है और जब शून्य चार्ज आपको प्राप्त होता है तो वो निकाय, वो पदार्थ, वो पिंड कैसा होता है? उदासीन होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि विद्युत आवेश की योज्यता का नियम क्या कहता है कि आप टोटल चार्ज अगर ज्ञात करना है तो उसमें उपस्थित कुल आवेशों को बीजीय योग कर लो, आपको टोटल चार्ज प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज आती है विद्युत आवेश की निश्चलता। देखो ध्यान रखना, इससे पहले भी अपन ने पढ़ा है इसके बारे में कि एक और चीज ध्यान रखो, आवेश जो होता है एक अदिश राशि होती है। आवेश क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। अब विद्युत आवेश की निश्चलता का मतलब हो गया कि
किसी पिंड पर आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड पर आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो आवेश गतिशील हो या फिर वो स्थिर अवस्था में हो। तो आवेश स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी आवेशों का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। अब दूसरी चीज ये आती है कि मैंने इसके बारे में बताया कि द्रव्यमान, मान लो किसी वस्तु के अंदर कोई पिंड है आपके पास में, m द्रव्यमान का, m नोट द्रव्यमान, स्थिर अवस्था में इसका द्रव्यमान m नोट है या m0 भी बोल सकते हो आप। ये v वेग से गतिशील है, आपने इसको v वेग से गतिशील करवा दिया। क्या इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? इसके द्रव्यमान में परिवर्तन को अपन ने बताया था स्थिर अवस्था में द्रव्यमान बट्टा अंडर के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से अपन ने इसको प्रदर्शित किया था। v यहाँ पर वस्तु का वेग, m स्थिर अवस्था में द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जब अपन इससे ज्ञात करते हैं तो आपको प्राप्त होता है कि जब कोई द्रव्यमान वाली वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, उस स्थिति में उसके जब वेग से गतिशील होती है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन प्राप्त होता है, यानी द्रव्यमान जो होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। तो अब बात ये आती है कि आवेश किस प्रकार से वेग पर निर्भर करते हैं कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करते हैं। तो अब अगर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर कि मान लेते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान आपके पास m है और इसके ऊपर टोटल चार्ज q है, तो और आप अगर q बट्टा m ज्ञात करना चाहते हो तो ये जो आवेशों की संख्या और वस्तु का द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो आपके विशिष्ट आवेश कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? विशिष्ट आवेश कहलाएगा। ये जो विशिष्ट आवेश होता है, समझना, ये जो विशिष्ट आवेश होता है ये वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, ये वेग पर निर्भर करता है। बाकी आप आवेश की बात करेंगे ओनली फॉर, तो ये वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि Q/m जो होगा विशिष्ट आवेश होगा और ये वेग पर निर्भर करता है और ये वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट ये आता है आपके पास में विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश के संरक्षण को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जब अपन कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। यानी कांच की छड़ पर जितने धनावेश उत्पन्न होते हैं उतने की उतने ऋणावेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न होते हैं, यानी धनावेशों की संख्या ऋणावेशों की संख्या के बराबर होती है। ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त पता लगाया गया। सेम इसी प्रकार से जब आप एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उस कंडीशन में बिल्ली की खाल पॉजिटिव होती है और एबोनाइट की छड़ नेगेटिव होती है। वहां पर भी ये ज्ञात करते हैं तो पाते हैं कि भाई जितने पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं उतने की उतने ही नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश संरक्षित है, यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी विलगित निकाय के अंदर कुल आवेश संरक्षित रहते हैं और इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। आई होप को ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ना तो आवेशों को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इनको स्थानांतरित किया जा सकता है। चौथा गुणधर्म आता है आपके पास में विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब ये हो गया किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात आप लिख सकते हो कि आवेश का मान Q किसी वस्तु पर है मान लो, तो उसका मान अपन इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो -1e +-2e +-3e +-ne। पॉजिटिव साइन यहाँ पर धनावेश को प्रदर्शित करता है और नेगेटिव यहाँ पर ऋणावेश को प्रदर्शित करता है। तो
इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। ऐसा कोई भी आवेश जो इसका पूर्ण गुणज नहीं होता है, ना तो किसी वस्तु को दिया जाता है और ना ही किसी वस्तु से लिया जा सकता है। तो अर्थात आपके पास में मुख्य क्वांटीकरण के रूप में परिभाषा आती है कि आवेश का मान जो होती है Q बराबर NE के तुल्य होता है। इसी चीज को क्या बोला गया है, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। अर्थात चार्ज का मान जो होगा Q बराबर NE के तुल्य होगा, जहां पर E इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलोम के बराबर होगा और n यहाँ पर पूर्णांक संख्या होगी जिसको अपन ने लिखा 1 2 3 4 इस प्रकार से। अर्थात आप n का मान 1.2 1.25 1.35 इस प्रकार से आप नहीं ले जा सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अर्थात अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं कि इससे पहले भी अपन ने ये चीज पढ़ा कि भाई किसी वस्तु के अंदर है पॉजिटिव धनावेशों की संख्या आपके पास में P और नेगेटिव की संख्या आपके पास में -NE, तो टोटल चार्ज आपने निकाला P -NE। ये चीज यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो टोटल आपके पास में चार्ज लिख सकते हो आप P -N इंटू E के तुल्य होगा। इस प्रकार से ये आपके 4 गुणधर्म कंप्लीट हुए। अब आपके एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक का, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। अब देखो किसी धातु को के गोले को कितने कूलम आवेश दिए गए, यानी Q बराबर आपको दिया गया है 1 कूलम। आपको पता है कि Q बराबर आपके पास में NE है, E यहाँ पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N यहाँ पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी और E का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम होता है। तो आपको यहाँ पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो कि N बराबर Q बट्टा E हो जाएगा। Q का मान आपके पास में 1 कूलम है और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो अब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो N बराबर आप इसको 10 की घात -19 को ऊपर ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के अंदर 10 की घात 19 अपॉन 1.6, या फिर आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10 की घात 18 बटा 1.6। तो 10 में आप इस प्रकार से 1.6 का भाग लगाएंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आपको निष्कासित करने पड़ेंगे। इस प्रकार से आप ये ज्ञात कर सकते हो कि N बराबर आपके पास में आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आपका पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। थर्ड एग्जाम्पल है, एक कप जल 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं। अब बात आती है आपके पास में धन तथा ऋण आवेश की संख्या की। तो सबसे पहले देखो बेटा, एक कप के अंदर जल दिया गया है आपको कितने ग्राम, 250 ग्राम जल दिया गया है। तो अब H2O के अंदर की बात करते हैं। सबसे पहले कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो 2 तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा और 8 इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ऑक्सीजन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपके पास में, 10। इसी प्रकार से प्रोटॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो प्रोटॉन देगा हाइड्रोजन और 8 प्रोटॉन देता है ऑक्सीजन। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए आपके पास में, 10 प्रोटॉन हो गए। तो ये चीज आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो प्राप्त होगी कि एक अणु के अंदर, देखिए यहां लिख देता हूं, जल के एक अणु में कुल चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास में, 10। अणु भार कितना होगा, H2O का अणु भार आपको पता होना चाहिए कि 18। ठीक है, ये सारी चीजें केमिस्ट्री में काम आने वाली है वैसे तो। H2O का अणु भार कितना होता है आपके पास में, 18 होता है। अब ध्यान रखो, 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.02 इंटू 10 की घात 23 अणु होते हैं।
एक मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं और एक अणु के अंदर आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो एक मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.02 10⁻23, इसको 10 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपके पास में आ गया 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। अब बात आती है 250 ग्राम की। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी 250 ग्राम में कितने मोल हैं? तो मोलों की संख्या अपन ज्ञात करते हैं। मोलों की संख्या जल के अंदर फॉर्मूला हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बट्टा अणुभार। आपके पास में दिया गया द्रव्यमान कितना है? 250 ग्राम है और अणुभार कितना है? 18 है। यानी ये टोटल मोल हो गया आपके पास। एक मोल में इतने हैं आपके पास में इलेक्ट्रॉन है और मोलों की संख्या आपके पास में 250/18 है। यानी इतने मोल में इतने चार्ज 250/18 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल धन या ऋण आवेश कितने हो जाएंगे? धन या ऋण आवेश कितने हो जाएंगे? इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 ई। और ई का मान यहाँ पर रखेंगे अपन। तो ई का मान जब अपन रखते हैं तो ई का मान आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका मान, ई का मान 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ये आपके पास में टोटल चार्ज आ जाएगा। इसको आप Q से भी प्रदर्शित कर सकते हो। अब बात आती है कैलकुलेशन की। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान लगभग आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूं, टोटल Q बराबर आपके पास में आएगा 1.3 इंटू 10⁻7 कूलम के लगभग इसका मान आएगा। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही। आज आपने एग्जाम्पल 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन कूलम का नियम पढ़ेंगे। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।